हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है हमारी 12 नंबर की क्लास होगी। ये सभी कक्षाएं जो मैं ले रही हूँ सीडीपी की, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं सीटेट और यूपी टेट में, या फिर हम कह सकते हैं ये जो क्लासेस हैं वो सुपर टेट या यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो क्लासेस को रेगुलर देखें और वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। आज की जो क्लास है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और वीडियो को शेयर भी करें भाई, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आंग्ल भाषा शब्द पर्सनालिटी का उद्भव हुआ। तो बताना है आपको पर्सनालिटी शब्द जो है, आंग्ल मीन्स होता है इंग्लिश या फिर अंग्रेजी या फिर फॉरेन भाषा। फॉरेन भाषा का शब्द है पर्सनालिटी। इसका उद्भव कहाँ से हुआ? तो बात करें अगर ऑप्शन की, तो लैटिन शब्द मास्क जिसका अर्थ है व्यक्ति, इससे बिल्कुल नहीं हुआ है। लैटिन शब्द नहीं है ये। लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द पर्सोना जिसका अर्थ है मास्क, ये बिल्कुल सही लग रहा है। आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीक शब्द, ग्रीक नहीं है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं ग्रीक है या फिर लैटिन है। तो ये जो पर्सनालिटी शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है मास्क। उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि लोग बाग मास्क लगा के, नकली चेहरा लगाकर, या फिर तो लोग वहाँ के लोगों का, दर्शकों का एंटरटेनमेंट किया करते थे, या फिर लोगों को मतलब कह सकते हैं हम कि लोगों को प्रदर्शन करते थे, या फिर कह सकते हैं हम कि खुश करने की कोशिश करते थे ना, हंसी का माहौल रहे। तो ये सब काम रहा करता उस टाइम पे पर्सनालिटी शब्द, जिसका नकली टाइप के मास्क, नकाब लगा लेना, है ना। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। परसोना जिसका अर्थ है अभिनय करना, अभिनय तो करते थे, एक्टिंग करते थे। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, बिग लगा लेते हैं, बाल कैसे बना लेते हैं, कुछ भी बन जाते हैं मेकअप करके, तो वो भी होता है, लेकिन ग्रीक शब्द नहीं है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है मास्क यानी मुखौटा, नकली चेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? पर्सनालिटी शब्द का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति में निहित क्षमताओं और योग्यताओं का योग, क्षमता और योग्यता का योग नहीं है। शारीरिक रंग रूप, फिर भी एक शब्द की बात कर रहा है, एक चीज नहीं है व्यक्तित्व। व्यक्ति में निहित समस्त क्षमताओं, योग्यताओं, गत्यात्मक संगठन है, ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। वातावरण में विशिष्ट समायोजन, समायोजन करना ही खाली व्यक्तित्व नहीं है। क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, और गत्यात्मक संगठन, यानी गत्यात्मक शब्द से मतलब है यहाँ पे डायनेमिक होना चाहिए। भाई जैसी सिचुएशन है वैसा इंसान अपने आप को ढाल ले, उसी को हम लोग गत्यात्मक बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसका आंसर था आपका, उस क्वेश्चन का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सब कथन व्यक्तित्व के संबंध में सत्य है? बताना है आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है रिगार्डिंग पर्सनालिटी। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का संग्रह, नहीं, सिर्फ एक पक्ष की बात कर रहा है। शील गुण का संग्रह ही व्यक्तित्व नहीं होगा। व्यक्तित्व की अपूर्वता उसके विशिष्ट गुणों में निहित होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी अपूर्वता, उसमें जो विशिष्ट गुण है उससे ही आप उसे पूर्ण कह देंगे या अपूर्ण कह देंगे, ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व व्यक्ति का शारीरिक स्वरूप है, फिर एक पक्ष की बात कर रहा है। शारीरिक स्वरूप, किसी की नाक अच्छी है, लंबी है, फेस गोरा है, बाल लंबे हैं या देखने में सुंदर है, तो जरूरी नहीं है कि उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, ये तो बात बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व वंशानुक्रमण और वातावरण, आपने सुना होगा नर्चर और नेचर वाला विवाद, है ना, पोषण, प्रकृति पोषण विवाद, तो ये वही वाला विवाद है। कुछ लोग मानते हैं भाई कि जो इंसान है वो वंशानुक्रमण की वजह से है, अपने माँ बाप से आदतें लेता है, चीज़ें उसके माँ बाप से उसे विरासत में मिली है। और वातावरण कहता है कि भाई बच्चा अगर चाहे किसी बच्चे के माँ बाप टीचर क्यों ना हो, अगर उसे अच्छा वातावरण नहीं मिला तो वह चोर बनेगा या कोई कुछ भी बुरा बनेगा, ज़रूरी नहीं है कि वह बच्चा टीचर बन जाए। तो ये बात एक हुई। यहाँ पर में ये ऑप्शन हमेशा सही रहेगा कि जो भाई व्यक्ति है, इंसान है, या व्यक्ति का व्यक्तित्व है, वो हमेशा वंशानुक्रमण और वातावरण का ही प्रतिफल है ना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित उन मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। गत्यात्मक यानी डायनेमिक संगठन है जो वातावरण के साथ उसकी अपूर्व समायोजन को निर्धारित करती है। यह परिभाषा किसने दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो कि ऑलपोर्ट ने दी थी, आपको याद रखना है, जिन्होंने कुछ 16 शील गुण सिद्धांत भी बताए हैं। तो शील गुण की अगर हम बात करें जिन्होंने, तो ये कौन है भाई?
तरल सिद्धांत अगर हम व्यक्तित्व का बात करें तो कैटल और कैटल पे जाता है। तो यहाँ पे आलपोर्ट ने भाई क्या बताया कि गत्यात्मक संगठन है मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं का, मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन। याद रखना है डेफिनेशन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से भागों में से कौन सा भाग वातावरण से अर्जित किया जाता है। इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी चीज़ भाई बच्चा ये इंसान कोई वातावरण से अर्जित मीन्स क्या होता है। यहाँ पे लर्न और अर्जित को मतलब समझ लिए। अर्जित मीन्स हमने वातावरण से वैसे ही क्या कर लिया, सीख लिया। हमें नहीं पता उसका रूल क्या था, हमें नहीं पता था कि हमें कोई टीचर सिखाएगा, ना हमारे पास कोई क्लासरूम था, ना हमारे पास कोई बुक्स थी। हमने तो वातावरण से सीधा ही ऐसे ही क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो वो हो जाएगा अर्जित। और अगर हम बात करें कि हमारे पास क्लासरूम होगा, टीचर होगा, कोई पाठ होगा, कोई किताबें होंगी हमें सिखाने के लिए, या फिर कोई निश्चित समय होगा या कोई स्थान होगा हमारे पास, तो वो हमारा अधिगम कहलाएगा। और बात करें अर्जन की तो ऐसे ही हमने सीख लिया। अब बात करें इस क्वेश्चन में वातावरण से अर्जित किया जाता है, क्या अर्जित किया जाता, तो दोनों ही चीज़ें अर्जित की जाती हैं, एक तो अहम और परम अहम। याद रखना है आपको, ईगो और सुपर ईगो दोनों ही वातावरण से अर्जित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर मैं 7th क्वेश्चन। व्यक्तित्व संरचना से संबंधित वह इकाई जो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेती है। ऐसी यूनिट की बात करना है जो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करता है। कौन करता है, बनाए जरा एक बार इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना ही इड, ना ईगो, ना सुपर ईगो। ठीक है, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य ना इड करता है, ना ईगो करता है, ना सुपर ईगो। इसकी बात कौन करता है, तो सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। ठीक है, स्वप्न विश्लेषण भी यही किया, इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। आपको बताना है कि भाई आपका जो पर्सनालिटी है उसको कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रभावित करता है, बताइए एक बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थकान भी प्रभावित नहीं करती, बीमारी भी एक छोटे से समय के लिए प्रभावित करेगी, लंबे समय के लिए ये चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगी। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 साल, 2 साल, बट पूरी ज़िंदगी के लिए प्रभावित नहीं करेंगी, ये टेम्परेरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सी सही हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जो वो हमेशा आपको प्रभावित करेंगी, क्योंकि वो आपके अंदर स्त्रावित हो रही हैं। शारीरिक रचना भी हमेशा के लिए प्रभावित नहीं करेगी। किसी व्यक्ति को सांवले लोग पसंद है, किसी को गोरे पसंद है, तो कलर से व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित नहीं होता है ना। अंतःस्रावी स्त्रियाँ यहाँ पे प्रभावित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व को गोलाकृति, फिर आपको लंबाकृति या फिर आयताकृति, ठीक है, सर्कुलर, लंबाकार और आयत के आकार का, या तो सर्कुलर या लंबा या फिर आयत, आयत मीन्स है ना यूं, आयताकार प्रकार से बताया। किसने, तो क्रैचमर ने बताया। किसने, क्रैचमर या फिर क्रैचमर ने, ये व्यक्ति थे जिन्होंने बताया है ना, लंबाकार, स्थलाकार और गोलाकार। और अगर बात करें कि अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और उभयमुखी किसने बताया, तो वो बताया आपका कार्ल युंग या फिर जुंग ने। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन भी आ गया है, युंग ने किस प्रकार से किया है, तो यह आंसर पिकनिक नहीं है, एक्टोमार्फिक भी नहीं है, बहुउद्देशिक भी नहीं है, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और उभयमुखी टाइप की बात की है। किसने, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया व्यक्तित्व को युंग ने, कार्ल युंग या फिर जुंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। व्यक्तित्व मूल प्रवृत्त्यात्मक आवश्यकताओं तथा प्रेरकों का संगठन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह मत कहा गया है, तो बताना है वही चीज आपके पास आ गई है, प्रवृत्त्यात्मक आवश्यकताओं तथा प्रेरकों का संगठन है। प्रवृत्त्यात्मक यानी प्रवृत्तियाँ, यानी कि विशेषताएं है ना, आदतें, आवश्यकताओं तथा प्रेरकों का संगठन है, ऐसा बोलते हैं मॉर्गन और मुर्रे। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन है जो सुपर टेट में एज इट इज आपसे पूछ ली जाएंगी और आप एकदम से परेशान हो जाएंगे कि क्या इसका आंसर हो पाएगा। यूपी टेट में भी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, उसी को लेकर हम ये जो क्लासेस चल रही हैं सुपर टेट या फिर यूपी टेट ओरिएंटेड क्लासेस हैं, इनमें से क्वेश्चंस जरूर आपके एज इट इज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बात करें इस क्वेश्चन की, प्रवृत्त्यात्मक आवश्यकताओं तथा प्रेरकों का संगठन है व्यक्तित्व, ऐसा किसने कहा है, मॉर्गन और मुर्रे ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लें, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने
किस मनोवैज्ञानिक ने इदम तथा परमहम का प्रत्यय, सबको पता है id ईगो सुपर ईगो, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इदम अहम परम अहम का, वही बात क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी इसके लिए। बी आंसर होगा, इड ईगो सुपर ईगो की बात कौन करता है, इड ईगो सुपर ईगो की बात सिगमंड फ्रॉइड करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन, है ना। एक अभ्यर्थी का किसी सरकारी संस्था द्वारा नौकरी हेतु चयन नहीं किया गया। मान लीजिए एक बच्चा है भाई, तैयारी कर रहा काफ़ी दिन से, पेपर भी भरा, पेपर देने के लिए गया, फॉर्म भी भरा, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। उसकी प्रतिक्रियात्मक स्वरूप वह यह कहता है, अब उसका चयन नहीं हुआ तो वह घर पे आके या किसी से बातचीत करते हुए कहता है कि रिश्वत का ज़माना है, हम जैसे लोग कहाँ चयनित हो पाएंगे, ऐसा उसने कहा। भाई फॉर्म भी भरा, पढ़ाई भी करी, या फिर पढ़ाई में कहीं ना कहीं रह गया होगा, उसका चयन नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वह घर में या फिर किसी फ्रेंड्स में किसी जगह कह रहा कि भाई रिश्वत का ज़माना है, हम जैसे लोगों को कहाँ चयनित हो पाएंगे। उसकी यह प्रतिक्रिया क्या दर्शाती है, बताइए। किस मनोसंरचना, उसकी मानसिक संरचना कैसी है जो उसने ये बोला है। तो उसकी जो मानसिक संरचना है वो क्या है, युक्तिकरण। उसकी मानसिक संरचना कैसी है, युक्तिकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लें क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक किशोर बालक का यह कहना है, एक बच्चे का कहना है भाई, आजकल अच्छी सरकारी नौकरियां मिलती ही कहाँ हैं। एक बच्चा कह रहा है कि अच्छी नौकरियां मिलती कहाँ हैं। ज़्यादातर बच्चों के मुंह से आपने भी सुना होगा कि भाई टीचिंग ही एक प्रोफेशन बचा है, टीचिंग लाइन ही बची है, बाकी नौकरियां तो बेकार हैं। तो बात करें, एक बच्चा कह रहा है भाई कि आजकल अच्छी सरकारी नौकरियां बची ही कहाँ हैं, मिलती ही कहाँ हैं। ठीक है जी, उसकी यह अभिव्यक्ति दर्शाती है, इन चीज़ों से वह उसकी मानसिक कौन सी दशा दर्शा रही है। तो इससे उसकी दशा दर्शा रही है कि वो बच्चा कैसा है, पलायनवादी। पलायनवादी का मतलब समझते हैं कि भाई नौकरियां कहाँ रखी हैं, कुछ और करके देखो, ये कहने का उसका सेंस है, कुछ और देखो, नौकरियां अच्छी मिलती कहाँ हैं, शोषण करते हैं लोग, कहना ये चाहता है वो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज के लिए, एक बालक के हाई स्कूल कक्षा में फेल हो जाने पर, एक बच्चा है भाई क्लास 10th में फेल हो गया है, उसके माता पिता द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न कर अपने कार्य में व्यस्त हो गए। भाई एक बच्चा है जो क्लास 10th में है, फेल हो गया, उसके मम्मी पापा ने कुछ उससे नहीं बोला, वो अपने काम में बिजी रहे, मतलब फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें कि बच्चा फेल हो गया। माता पिता का यह व्यवहार निम्नलिखित में से किस मनोरचना के, भाई ऐसा अगर पेरेंट्स ने अगर कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब क्या मेंटलिटी है उनके माता पिता की। तो उनके माता पिता की जो मानसिकता है वो समन है। कौन सी मानसिकता है, समन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समन मानसिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बालक जो अपनी शैक्षिक उपलब्धियों में से कभी भी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं करता, मतलब ये कि बच्चे ने पढ़ा, बीकॉम तक पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन किया, स्नातक किया, परस्नातक किया, लेकिन वो कभी भी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर पाया, मतलब बहुत अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाया, आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, किंतु आगे चलकर वह प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बन गया। पढ़ाई में तो बेहतर नहीं कर पाया, लेकिन एक अच्छा क्रिकेटर बन गया, खिलाड़ी बन गया। उसका यह व्यवहार निम्नलिखित में से किस मनोसंरचना के अंतर्गत आता है, बताइए। ऐसी अगर स्थिति है कि बच्चा अच्छा नहीं कर पाया तो क्रिकेट बन गया, एक अच्छा खिलाड़ी बन गया, प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, जैसे आपने भी कभी सुना होगा कि भाई कैटरीना कैफ है, या फिर कई सारी एक्ट्रेस हैं जो 8 तक पढ़ी हुई है, 10 तक पढ़ी हुई है, 5 तक पढ़ी है, या फिर कोई अनपढ़ भी है, लेकिन वो अभिनय फील्ड में बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही हैं, है ना। ऐसे ही एक बच्चा अच्छा नहीं कर पाया पढ़ाई में, लेकिन वो एक अच्छा प्रसिद्ध खिलाड़ी बन गया, तो यह उसकी क्या मनोसंरचना, क्षतिपूर्ति कहलाएगी है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर में देखते हैं। CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, सबने सुना होगा। इसके संबंध में आपको बताना है, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है, बाल अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, या फिर शॉर्ट फॉर्म दे देगा CAT। बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है
इस परीक्षण की रचना लियोपोल्ड बेलक ने की थी। बिल्कुल सही है, लियोपोल्ड बेलक ने CAT लाया था। इस परीक्षण में जानवरों के चित्र वाले 20 कार्ड होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत सी बात लग रही, जानवरों के चित्र वाले 20 कार्ड इसमें नहीं होते। इस परीक्षण में कुल 11 कार्ड तथा 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए। बिल्कुल सही है, इसमें 11 कार्ड होते हैं और 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए ये होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह प्रक्षेपण पद्धति पर आधारित है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा कि जानवरों के चित्रों वाला कोई कार्ड नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुण, ट्रेट्स या फिर गुण जिसको बोलते हैं, से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता गुण से संबंधित नहीं है? तो अनुपमानिता संबंधित है भाई, ठीक है। अनुमापनीयता, भाई गुणों को मापा जा सकता है कि इस व्यक्ति में ज़्यादा क्वालिटी है और उसमें उतनी क्वालिटी नहीं है। लचीलापन, फ्लैक्सिबिलिटी भी भाई इसकी एक विशेषता है, हमको बताना है नहीं। जिनमें अच्छे गुण होते हैं या फिर टेक्निक होती है सर्वाइव करने की, ज़िंदगी जीने की, तो उनमें फ्लैक्सिबिलिटी भी पाई जाती है। सार्वभौमिकता, जो चीज़ें हैं वो सब जगह अप्लाई हो जाती, सब जगह वो चल जाता। इनमें से कोई नहीं सही होगा यहाँ पे डी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुई। बताइए पर्सोना शब्द है किस भाषा का? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि पर्सोना शब्द किस भाषा का है, बताना है आपको। बताएंगे जरा। तो पर्सोना शब्द अभी इसके पहले बताया था मैंने, लैटिन भाषा का है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पर्सोना से हुई, पर्सोना शब्द है लैटिन भाषा का। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रक्षेपण क्या है? स्वयं को अन्य में देखना, भावी नियोजन, आगे की जिंदगी के बारे में नियोजन करना, या फिर स्वयं की भावनाओं को अन्य पर थोपना, जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, खुद करना और दूसरों को उसका जिम्मेदार बना देना, या फिर जो दूसरों पे थोप देना। भविष्य दर्शन, इमेजिनेशन करना, कल्पना करना। बताएं जरा एक बार इस क्वेश्चन का आंसर, या फिर भावी नियोजन करना। तो बात करें प्रक्षेपण यानी दिखाना, दर्शाना, मतलब प्रक्षेपण मतलब होता है दर्शाना, दर्शाना, खुद को दर्शाना, ठीक है, खुद को दर्शाना। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, है ना। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, स्वयं को दर्शाना। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक हाई स्कूल, थोड़ा सा जूम करते हैं क्या, हो जाएगा, चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक हाई स्कूल कक्षा में फेल हो गया, उसके माता उस पर अत्यधिक क्रोधित हो रहे। भाई एक बच्चा है, इसके पहले भी हाई स्कूल वाला एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसके एक बच्चा फेल हो गया, उसके माता पिता उस पर क्या कर रहे हैं भाई, गुस्सा कर रहे हैं। उनकी परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुस्तकों का बैग उठाकर फेंक दिया। बच्चे ने क्या कर दिया, अपना बैग लेकर फाड़ फूड़ कर फेंक दिया। उसने कहा कि भाई हमें नहीं पढ़ना है, यार हो गई पढ़ाई, है ना। क्या बोला उस बच्चे ने, पढ़ाई हो गई, अब हमें पढ़ाई नहीं करना है, किताबें फाड़ के फेंक दी, क्योंकि वो फेल हो गया हाई स्कूल में। तो बताइए एक बार कि बालक का यह व्यवहार किस प्रकार का है? आक्रामक शब्द तो अगर आप सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से, मतलब तोड़ फोड़ वाली चीज़ें, आक्रमण करना किसी पे। यहाँ मतलब है विस्थापन से। आप सोच रहे होंगे आक्रमण, लेकिन बिल्कुल नहीं है, दमन तो हो ही नहीं सकता। दमन का मतलब ये होता कि भाई खुद में ही रह जाता, वो अपने आप को हर्ट करता, अपने आप में भरे रह जाता गुस्सा को, उसे दमन कहते हैं। पलायन यानी आगे बढ़ जाना, और आक्रामक यानी किसी के साथ मार धाड़ करना। विस्थापन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। उसने भाई फाड़ फूड़ के फेंक दिया, उसने कहा अब हमें पढ़ाई करनी ही नहीं है, ठीक है, आगे की तरफ विस्थापन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट भी शायद आज के लिए यही होगा। फ्राइड के अनुसार हमारे वे भी अनुभव विस्मृत हो जाते हैं। बताइए अकॉर्डिंग टू द फ्राइड कौन से हमारे एक्सपीरियंस हैं जो विस्मृति हो जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं? जो सुखदायी होते हैं, जो दुखदायी होते हैं, अधिगम से संबंधित होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ जरा एक बार इस क्वेश्चन का आंसर कि भाई कौन से एक्सपीरियंस हैं जो क्या हो जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो दुखदाई होते हैं वो क्या होते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। फ्राइड के मतानुसार वो अनुभव जो दुखदाई होते हैं, जो हमें हर्ट करते हैं, वो चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं ना, कि वो भी एक समय था, बहुत दुखी थे हम, बहुत परेशान रहा करते थे। तो ये क्या रहे, दुखदाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यही था आज की क्लास में। भाई क्लास कैसी लगी बताएं ज़रा एक बार कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करें। भाई आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। यही था आज की क्लास में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए